हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीट बायोलॉजी ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज हमारा दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। तो दोस्तों, अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जिसका यूज अगर आप करोगे तो आपको ऑडियो बुक सुनते ही और सारा अध्याय याद हो जाएगा। आपको अपने साथ में एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक और एक पेन ले लेनी है और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको अपनी बुक में देखते जाना है, जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा और 2-3 बार में ऐसे ही रिवीजन करने से अच्छे से आपको चैप्टर याद हो जाएगा। तो दोस्तों, हम चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू। अध्याय 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनक प्रदर्शित करते हैं। पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वो अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकार की संरचना तथा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। पुष्प आवृत्ति बीजों का एक आकर्षक अंग। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचे में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की एवं भ्रूणकीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 2.1 आपको एक प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण कराने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां होती हैं? अब है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। पादपों में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पी आद्यक के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पी क्रम की संरचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायाम विभेदित एवं विकसित रहती है। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला
नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागण। चित्र 2.2 एक विशिष्ट पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसर की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति से पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालिक होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खाँच प्रवाहरक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुट्टी बन जाती है। यह अनुलंबवत एवं परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत तथा टैपेटम। बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टैपेटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टैपेटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टैपेटल कोशिका द्विकेंद्रीय बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुषुबद्ध समाजित कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजनन। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होती है? जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं।
जैसे कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होती है, उन्हें लघु बीजाणु चतुस्क कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब परिपक्व होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के अंदर कई हजारों लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस या गुड़हल किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपने उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख शक्ति है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जननछिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। आपका क्या विचार है? बाह्यचोल सख्त होना चाहिए? जननछिद्र के क्या कार्य हैं? परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है। परागकण की जीवद्रव्य एवं प्लाज्मा भित्ति से आवृत होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह तर्क आकृति, घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाली है। 60% से अधिक आवृत्तिबीजीय पादपों के परागकण इस 2 कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी-कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में पराग गोलियों, टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है।
पश्चिम देशों में भारी मात्रा में पराग उपलब्ध गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक घोड़ों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो डिसीजन करते हैं। आपको आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत, लेग्यूमिनोसी तथा सेल्यूनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन -196 सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। 996 डिग्री सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित परागकण का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर हो सकते हैं। यहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं नहीं जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित हो जाते हैं या फिर से आपस में स्वतंत्र व्युत्पन्नपी। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घीकृत परत भाग है जो वर्तिका के नीचे होती है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा स्थित होता है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या 1 से लेकर अनेक तक हो सकती है। गुरु बीजाणुधानी। आइए एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड की संरचना से परिचित हुए। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त या डंठल, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की इकाई बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है, अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृत्त के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होती है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत नाभिक होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है
बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो न्यूनकारी विभाजन द्वारा एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की संरचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। स्त्री युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अपविकसित होते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। एक अकेला गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रगुणता क्या होगी? आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रिकियां बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रिकीय विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक है जो केंद्रीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिकाओं में स्थित होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। बीजांडद्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं पर एक विशेष सहायक कोशिकाएं ये सहायक कोशिकीय स्थलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में परागनलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय छोर पर होती हैं, प्रतिव्यासांत कहलाती हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका जैसे कि पहले बताया गया है में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती है। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृत्तिबीजीय भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुत 7 कोशिकीय होते हैं। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। क्योंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है।
यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? परागण के प्रकार। पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपरागण, ऑटोगेमी। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मील्य परागी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, तथा अनुन्मील्य परागी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कालिका में परागकोश स्फुटित होते हैं, तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पट क्रॉस या परपरागण आवरण के अवसर नहीं होते। उन्मील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मील्य पौधों को इससे फायदे हैं या हानि? क्यों? सजात पुष्पी परागण। एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से परपरागण है, जिसमें एक कारक समाहित होता है, सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं। पर निषेचन। इसमें विभिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है, जिसमें परागण के समय आनुवंशिक भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। परागण के अभिकर्मक या कारक। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 अजीवीय तथा 1 जीवीय कारक का उपयोग कर लक्षण प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज
संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागकण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है ताकि वे हवा के झोंके के साथ संचारित हो सके। वे अक्सर बेहतर अनावृति पुंकेसर से युक्त होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके तथा वृहद एवं प्रायः पिच्छवर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागणों को आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा है। आप जो फुंदने देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में झूमते हैं ताकि परागणों को आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वर्षों तक सीमित है। वह भी अधिकतर एकबीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिल्ला जो कि ताजे पानी में उगते हैं और अनेक समुद्री जलीय घासों जैसे जैस्टेरिया, जोस्टेरा आदि हैं। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली पानी के सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है जैसे कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ वेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इसमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है।
वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खी, भौरे, तितलियां, बर, चींटियां, शलभ या कीट, पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण कर्मक हैं। यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी, वृक्षवासी, कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, पूर्ण, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मधुमक्खियों एवं बीटलों से परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोर्फोफिलस का लंबोदर पुष्प। पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध शलभ की एक प्रजाति और युका पादप के बीच होता है। यहाँ दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते हैं। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देता है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तक आता है। जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है, क्यों न आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले प्राणी तथा एक पुष्प की विशेषता के बीच कोई
सहसंबंधता है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो परागण को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, अतः ऐसे अंगतुकों या भ्रमणकारियों को पराग मकरंद दस्युओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागणकारियों को पहचान सके या न पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। अब है बहिर्प्रजनन युक्तियां। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागणों को उत्पन्न करते हैं जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतःप्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं या फिर परागों के झड़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर उपस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। दोनों ही युक्तियां स्वयुग्मन रोकती हैं, अतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व असमंजस्य है। यह एक वंशानुक्रम प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प को जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है, स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एकलिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर या मादा दोनों ही पुष्प उत्पन्न हो, जैसे एरंड, मक्का, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण को। अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर तथा मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। पराग स्त्री केसर संकर्षण। परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे, प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से। यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है, स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्चात घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी
स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना तथा उनके बीच संकर्षण को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपात से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होता है ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशीय स्थिति में एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका जड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशीय स्थिति में होते हैं, वहां पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतुरूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। वर्तिकाग्र पर परागण अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबंधित किया जाता है। जैसे कि पहले भी बताया गया है, पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनमित द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री केसर संकर्षण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। आप एक कांच की पट्टी पर जल शर्करा घोल के एक बूंद पर मटर, चना, क्रोटालेरिया, बाल्सम तथा विंका के पुष्पों से कुछ पराग झड़कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी के साथ कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएं। जैसे कि आप अध्याय 9 में पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपात में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरावस्थ तकनीक तथा विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है ताकि
इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं। जब बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र शुभ्रता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खुलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है, तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है। दोहरा निषेचन द्विनिषेचन एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक पूर्ण होता है। इसके परिणाम से एक द्विगुणित कोशिका युग्मक की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्ली की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत तीन अगुणित न्यूक्ली सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्योंकि एक भ्रूण पट्टी में दो प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणकोश के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। भ्रूणपोष भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग की जाती हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र की विभाजन से गुजर कर मुक्त न्यूक्ली के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को प्रीन्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्या में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी, जिससे आप परिचित हैं, और कुछ नहीं भी बल्कि यह मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्ली से बना है और इसके आसपास का सफेद गूदा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी और नारियल, और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या
नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूँ, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। भ्रूण भ्रूण भ्रूणकोष या पट्टी के बीजांडवाली सिरे पर विकसित होता है। यहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। युग्मनज प्राप्त भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन बीजपत्रोपरिका परिक होती है, जो अंकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर के नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षस्थ पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। एक बीजपत्रीय भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कुटेलम कहते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कुटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्ररोह, शीर्ष तथा कुछ आदिकलिक पर्ण होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुल चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूँ, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। बीज आवृत्त बीजों में लैंगिक जनन का आंतरिक परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है। परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस अथवा एल्बुमिनस हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड, सूरजमुखी आदि। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च
तथा चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थिति बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षणात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे प्रसूप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध जैसे पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती है तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है जिसे फलवृत्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों की परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की हैं। आप फलों की वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें जिसे आपने पहले ही कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछेक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ व वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसे प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज आवर्ती बीजों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र हैं, बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। जैसे कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है, अल्पवयस्क नवोदित तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाद को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का
निर्जलीकरण एवं प्रसूति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा पहले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उसी बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता हो, खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों को अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हैरोल्ड के महल की पुरातात्विक खदान के दौरान खोज पाया गया था। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूण पट्टी में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोश मौजूद होते हैं? अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरोबैंकी तथा स्ट्राइगा है। क्या आपको फाइकस अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर के बीज से कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहाँ इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? अभी आपका लास्ट टॉपिक, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं, कुछेक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा कासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई
अवसरों पर, जैसे कि बहुत सारे नींबू वंश तथा आम की किस्मों में भ्रूणकोश के आसपास की कुछ बीजांडकायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूणकोश में प्रोद्बोधी होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को लें और उन्हें मरोड़ें तथा प्रत्येक बीज के विभिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंग जनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है? बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर किस्मों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। यदि संकर किस्मों का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज को विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि यह संकर असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टता नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकरण बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंग जन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंग जनित जीन्स को स्थानांतरित करने का अध्ययन चल रही है। दोस्तों, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।